हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग। तो जैसा कि हम सब ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के मैराथन सीरीज को एक लेक्चर में ख़त्म कर लिया था। अब आज के इस लेक्चर में हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड इस लेक्चर में बहुत सारे एमसीक्यूज आने वाले हैं, हर एक टॉपिक से रिलेटेड। तो आप सब बने रहिए मेरे साथ इस लेक्चर में और शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो सर्वे रिलेटेड है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इन चारों मेथड में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड कौन सा है। यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास: चेन सर्वेइंग, टेपिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट या फिर टैक्यूमेट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करता है दो पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस को मेजर करने के लिए। इसमें मैनुअल वर्क नहीं होता है, तो एक्यूरेसी जो है हाई एक्यूरेसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपास यूज्ड इन सर्वेइंग। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं: प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास, मैग्नेटिक कंपास और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये प्रिज्मेटिक, सर्वेयर कंपास और मैग्नेटिक कंपास ये तीनों कंपास जो है ये कॉमनली यूज किए जाते हैं सर्वेइंग में। प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है ये मोस्ट एक्यूरेट होता है, पर ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। सर्वेयर कंपास जो है ये जो है आपके बजट में आ जाता है और एक्यूरेसी भी जो है आपको मिल जाती है। तो ये कॉस्ट फ्रेंडली भी होता है थोड़ा, और एक्यूरेसी भी आपको इससे अच्छे मिल जाती है। मैग्नेटिक कंपास जो है ये लीस्ट एक्यूरेट टाइप ऑफ कंपास होता है, पर ये सबसे ज्यादा सिंपल और चीप होता है। तो ये तीनों कंपास जो है ये डिफरेंट मतलब एप्लीकेशन बेस्ड है। आपको एक्यूरेसी कितनी चाहिए, कैसी चाहिए, उसके बेसिस पे इस्तेमाल होता है अलग अलग एप्लीकेशन में, पर ये तीनों तरह के कंपास का ही ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। प्रिज्मेटिक हाईली एक्यूरेट है, सर्वेयर जो है मॉडरेटली एक्यूरेट है और मैग्नेटिक की एक्यूरेसी सबसे लो है। जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है उसके प्राइस भी सबसे ज्यादा है। तो ये तीन तरह के कंपास है जो सर्वेइंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मेजरिंग वर्टिकल एंगल। मतलब कि वर्टिकल एंगल जो है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, पर इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जिससे सबसे ज्यादा कम एक्यूरेसी आती है। तो ये है डंपी लेवल, ऑटोमेटिक लेवल, डिजिटल लेवल या फिर थियोडोलाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डंपी लेवल। डंपी लेवल जो है ये लीस्ट एक्यूरेसी प्रोवाइड कराता है जब भी हम वर्टिकल एंगल की बात करते हैं मेजरमेंट की, क्योंकि डंपी लेवल में जो होता है एक सिंगल टेलीस्कोप होता है और उसको हर एक मेजरमेंट लेने से पहले उसको लेवल करना पड़ता है। और ऐसे ही ऑटोमेटिक लेवल और ये जो डिजिटल लेवल है इसमें जो है सेल्फ लेवलिंग टेलीस्कोप होते हैं, मतलब हर बार आपको लेवल नहीं करना होगा, वो अपने आप ऑटोमेटिक जो है उसमें लेवल्स होते हैं, तो जो कि उसको ज्यादा प्रिसाइज बनाते हैं मेजरमेंट के टाइम। थियोडोलाइट जो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है इंस्ट्रूमेंट वर्टिकल एंगल्स मेजर करने के लिए, लेकिन थियोडोलाइट जो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। तो आप समझ गए चार तरह के इंस्ट्रूमेंट है वर्टिकल एंगल्स मेजर करने के लिए। सबसे ज्यादा प्रिसाइज थियोडोलाइट है, ऑटोमेटिक और लेवल और डिजिटल लेवल फिर है उसके बाद प्रिसाइज, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक लेवलिंग हो जाती है, और डंपी लेवल जो है सबसे कम प्रिसाइज होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोसीजर फॉर मेजरिंग अ हॉरिजॉन्टल एंगल विद अ थियोडोलाइट। मतलब कि यहाँ चार ऑप्शंस हैं और इसमें से करेक्ट प्रोसीजर कौन सा ऑप्शन में बताया गया है थियोडोलाइट से जब भी हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो है कि सेट अप द थियोडोलाइट ओवर द स्टेशन एंड लेवल इट। दूसरा है कि साइड द टारगेट थ्रू द टेलीस्कोप एंड सेंटर इट इन द क्रॉस हेयर्स। तीसरा है रिलीज द लोअर क्लैंप एंड रोटेट द थियोडोलाइट अंटिल द टारगेट इज सेंटर्ड इन द क्रॉस हेयर्स अगेन। चौथा है रीड द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑन द वर्नियर्स एंड रिकॉर्ड इट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चारों ही ऑप्शन है, क्योंकि चारों ऑप्शन जो एक साथ स्टेप्स में जुड़े हुए हैं थियोडोलाइट से। अगर आपको मेजरमेंट लेनी है तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहले आपको सेटअप करना होगा थियोडोलाइट ओवर द स्टेशन और उसको लेवल करना होगा, फिर आपका जो टारगेट है उसको साइट करना होगा आपको टेलीस्कोप के थ्रू, फिर उसको सेंटर करना होगा क्रॉस हेयर्स में, फिर रिलीज करना होगा लोअर क्लैंप को, रोटेट द थियोडोलाइट अंटिल द टारगेट इज सेंटर्ड इन द क्रॉस हेयर्स अगेन। फिर उसके बाद फाइनली आपको हॉरिजॉन्टल एंगल रीड करना ऑन द वर्नियर्स और उसको रिकॉर्ड कर लेना है। और कभी भी ऐसे थियोडोलाइट से जब रीडिंग आप लेते हो तो उसको ट्वाइस रीड करना चाहिए, ताकि उसका एवरेज लेके आप जो है एरर के चांसेस रिड्यूस कर सको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ एरर इन सर्वेइंग मेजरमेंट्स।
इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो एरर का सोर्स हो सकता है सर्वेइंग मेजरमेंट में? तो पहला इंस्ट्रूमेंट एरर, दूसरा ह्यूमन एरर, तीसरा एनवायरमेंटल एरर और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि सर्वेइंग में जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से, ह्यूमन की वजह से और एनवायरमेंट की वजह से, तीनों ही जो है ये रीजंस है कि आपके मेजरमेंट में इनएक्यूरेसी आ सकती है। के बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल्स? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि हॉरिजॉन्टल एंगल को यूज करने के लिए किस टेक्निक का इसमें से इस्तेमाल किया जाता है? कंपास सर्विंग, थियोडोलाइट सर्विंग, टैक्योमेट्री या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। कंपास सर्विंग, थियोडोलाइट और टैक्योमेट्री, इन तीनों ही इंस्ट्रूमेंट्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है हॉरिजॉन्टल एंगल्स को मेजर करने के लिए, जिसमें से कंपास सर्विंग जो ये सिंपलेस्ट और लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड है, पर ये बाकी दोनों मेथड से थोड़ा कम एक्यूरेट है। थियोडोलाइट जो है ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए, और टैक्योमेट्री जो है ये एक वर्सेटाइल मेथड है जिससे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एंगल दोनों ही मेजर की जा सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा प्रिसीजन और एक्यूरेसी से आने वाला है, तो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिसीजन? जहाँ पे ये चार ऑप्शंस दिए हैं, प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या है प्रॉपर? तो पहला ऑप्शन है द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। दूसरा है द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन अ मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। तीसरा द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ मेजरमेंट। चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि प्रिसीजन जो है वो मेजरमेंट होता है कि इज द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रिपीटेड मेजरमेंट। मतलब कि आपने कोई मेजरमेंट लिया और वो मेजरमेंट की जो रीडिंग्स आई है वो एक दूसरे से कितना करीब है, कितने पास में वैल्यूज, ये जो होता है उस मेजरमेंट के प्रिसीजन को बताता है, कितने प्रिसाइज है वो मेजरमेंट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपने अगर एक टेबल की लेंथ मेजर की है 3 बार और 3 बार में आपको 3 वैल्यू मिली है, 100 आई है, 100 सेंटीमीटर, 100.1, 100.2, तो आपकी जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है, क्योंकि 100, 100.1 और 0.2 जो है ये एक दूसरे के आसपास ही है, ज्यादा 0.1, 0.2 सेंटीमीटर बस एक दूसरे से दूर है। तो ये मेजरमेंट एक दूसरे से तो पास है, तो ये प्रिसाइज है, पर ये एक्यूरेट है ये कैसे पता चलेगा? अब जैसे उस टेबल की जो लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ जो है, ट्रू लेंथ वो 100.5 है, पर आपकी जो वैल्यूज आ रही मेजरमेंट की वो 100, 100.12, ये 5 के नियर में तो नहीं है एक भी वैल्यू। तो ये वैल्यू एक दूसरे के तो पास है मेजरमेंट की, तो ये प्रिसाइज तो है, पर ट्रू वैल्यू के पास में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ये एक्यूरेट नहीं है। अगर आपकी वैल्यूज जो मेजरमेंट की जैसे 100.4, 100.5, 100.6 आई होती तो वो प्रिसाइज भी होता है, एक्यूरेट भी होता है, क्योंकि वो मेजरमेंट्स की वैल्यू एक दूसरे के पास तो है ही, साथ में आपके ट्रू वैल्यू के भी पास में है। तो ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बीच का डिफरेंस है। तो अगला क्वेश्चन भी जो है हमारा एक्यूरेसी से रिलेटेड है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी, जिसमें से पहला ऑप्शन है द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। दूसरा द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन अ मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। तीसरा द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर अ मेजरमेंट। चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एक्यूरेसी जो है डिपेंड करती है कि आपने जो मेजर की है वैल्यू वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। तो इसका एग्जांपल तो मैंने आपको अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में बता ही दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू की डेफिनेशन कौन सी इन चारों ऑप्शंस में से? पहला ऑप्शन है द वैल्यू दैट वुड बी ऑब्टेन्ड इफ अ मेजरमेंट कुड बी मेड परफेक्टली। दूसरा है द वैल्यू दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट। तीसरा है द एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर अ मेजरमेंट। चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप सब मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ट्रू वैल्यू की जो करेक्ट डेफिनेशन कौन सी इन चारों ऑप्शंस में से। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की प्रॉपर डेफिनेशन कौन सी इन चारों ऑप्शंस में से? पहला ऑप्शन है द वैल्यू दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट। दूसरा द मेजर ऑफ all possible values for a measurement। तीसरा the median of all possible values for a measurement। चौथा है none of the above।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होता है किसी क्वांटिटी का? जब हम किसी क्वांटिटी की वैल्यू जो मेजर करते हैं फ्रॉम अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स है, ये वो वैल्यू होती है दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर होती है, वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहलाती है और इसको एक सीरीज ऑफ मेजरमेंट से ऑब्टेन किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रू वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के रिलेशनशिप को कौन सा ऑप्शन जो है दर्शाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। पहला है द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रू वैल्यू। दूसरा द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज यूजुअली क्लोज टू ट्रू वैल्यू बट इट मे नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल। तीसरा द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज यूजुअली वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की जो वैल्यू होती है वो ट्रू वैल्यू से क्लोज होती है, उसके बराबर नहीं होती है पर उसके क्लोज होती है। क्लोज भी इसलिए बराबर नहीं होती है क्योंकि रैंडम एरर्स आते हैं मेजर्ड वैल्यू में जो कि ट्रू वैल्यू से उस वैल्यू को डेविएट करते हैं। तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू के सबसे क्लोज जो वैल्यू होती है मेजर्ड वैल्यू में से वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा तरीका है जो वो सबसे बेस्ट है ट्रू वैल्यू को फाइंड करने का? तो ट्रू वैल्यू तो खैर एक आइडियल सिचुएशन हो जाती है, फिर भी एकदम उसके करीब पहुंचने का जो है कौन सा सबसे सही तरीका है? पहला तो है कि टेक अ सिंगल मेजरमेंट एंड यूज दैट वैल्यू एज अ ट्रू वैल्यू। दूसरा टेक मल्टीपल मेजरमेंट्स एंड एवरेज देम। तीसरा टेक मल्टीपल मेजरमेंट्स एंड यूज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एज द ट्रू वैल्यू। चौथा है नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर वो बी है कि बेस्ट वे है आपको ट्रू वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आप मल्टीपल मेजरमेंट्स लीजिए और उसके बाद इन सब का जो है एवरेज करके आपको जो है ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे मल्टीपल मेजरमेंट्स लेने से एवरेज करने से क्या होता है जो एरर के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस होते जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉ ऑफ वेट इन द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड सर्वेइंग। लॉ ऑफ वेट क्या होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और सर्वेइंग में? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो पहला द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट। दूसरा द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट। तीसरा द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेट। चौथा है नन ऑफ द अबव। लॉ ऑफ वेट के बारे में अगर आप सबको नहीं पता है तो मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला जो लेक्चर लिया है मैराथन सीरीज का उसमें इसके बारे में बताया हुआ है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं इसको। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। लॉ ऑफ वेट क्या होता है? किसी भी मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके वेट के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द वेट ऑफ अ मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट का वेट डिफाइन करने का सबसे टिपिकल मेथड कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से? पहला तो है कि उस मेजरमेंट की प्रिसीजन कितनी है ये पता कर लो आप। दूसरा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने लिए हैं आपने। तीसरा है कि ये बोथ ए और बी दोनों ही ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। मतलब किसी भी मेजरमेंट का वेट डिसाइड करने के लिए उसमें मेजरमेंट में प्रिसीजन कितनी है और कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिए हैं आपने, इस पे उसका वेट डिसाइड होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द लॉ ऑफ वेट इन एक्शन। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन वो लॉ ऑफ वेट को फॉलो करते हुए मेजरमेंट ले रहा है। तो पहला कि सर्वेयर मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करता है वो भी 3 टाइम्स एंड गेट्स द वैल्यू ऑफ 100 मीटर, 100.1 एंड 100.2 मीटर। उसको जो है 3 रीडिंग्स मिलती है। सर्वेयर जो है उनको वेट जो है असाइन करता है, तीनों को 1 1 1 असाइन कर देता है क्योंकि ये इक्वली प्रिसाइज है, ये तीनों मेजरमेंट जो है प्रिसाइज है। और उसके बाद इसका वेटेड मीन जो है तीनों मेजरमेंट्स का कैलकुलेट करता है जो कि 100.1 मीटर मिलता है और यह सबसे ज्यादा एक्यूरेट एस्टिमेशन है दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ये तो पहला एग्जांपल है। दूसरा, एन इंजीनियर डिजाइन्स अ ब्रिज टू सपोर्ट अ सर्टेन लोड। इंजीनियर एक ब्रिज को डिजाइन करता है टू सपोर्ट अ सर्टेन लोड के लिए। The engineer must consider the uncertainties in the material properties and the dimensions of the bridge. The engineer uses the law of weight to calculate the probability that the bridge will fail under load. दूसरा एग्जाम्पल तो ये कि एक इंजीनियर है, उसको एक ब्रिज बनाना है, सपोर्ट
करने के लिए, ताकि उस पे लोड आए कुछ तो उसको सपोर्ट मिल सके इस ब्रिज से। उसके लिए इंजीनियर जो है लॉ ऑफ वेट का यूज करता है कंसिडर करने के लिए कि किस कंडीशन में कैसा मटेरियल होगा, ब्रिज का कैसा डायमेंशन होगा, किस कंडीशन में जो ये ब्रिज सपोर्ट लोड लेने में फेल हो सकता है, उन सबको रीड करने के लिए, वो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए लॉ ऑफ वेट का यूज करता है। क्या ये दोनों ऑप्शंस में से आपको लग रहा है कि इनमें लॉ ऑफ वेट का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो सी जो है ऑप्शन ये करेक्ट है। बोथ ए एंड बी दोनों में ही, दोनों एग्जांपल्स में जो है लॉ ऑफ वेट का इस्तेमाल किया जा रहा है मेजरमेंट्स में एक्यूरेसी पाने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ द लॉ ऑफ वेट्स इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड सर्वेइंग? 4 ऑप्शंस में से लॉ ऑफ वेट की जो है लिमिटेशंस जो है कौन से ऑप्शन में दर्शाई गई है? पहला है कि लॉ ऑफ वेट इज ओनली एप्लीकेबल टू मेजरमेंट्स दैट आर मेड विद द सेम इंस्ट्रूमेंट। दूसरा, लॉ ऑफ वेट इज ओनली एप्लीकेबल टू द मेजरमेंट दैट आर मेड इन द सेम एनवायरनमेंट। तीसरा, लॉ ऑफ वेट डज नॉट अकाउंट फॉर सिस्टमेटिक एरर्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाता है। चौथा है ऑल ऑफ द अबव, और पांचवा है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, कि लॉ ऑफ वेट जो है ये सिस्टमेटिक एरर्स को रेक्टिफाई नहीं करता है। मतलब अगर आपके मेजरमेंट में जो सिस्टमेटिक एरर्स आ रहे हैं तो लॉ ऑफ वेट जो है विल नॉट बी एबल टू एक्यूरेटली अकाउंट फॉर देम। के बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ एन एरर? एरर की डेफिनेशन क्या होती है? जिसके 4 ऑप्शन है यहाँ पे। The difference between the measured value and the true value of a quantity. दूसरा, the uncertainty in the measured value of quantity. तीसरा, both A and B. चौथा, none of the above. इसका करेक्ट आंसर सी है, बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि जो है आपको एरर फाइंड करना है तो आपको जो है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करके एरर फाइंड कर सकते हो। और दूसरा इसलिए कि द अनसर्टेनिटी इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी भी जो है उस मेजरमेंट में होने वाले एरर के बारे में बताती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो ये लीस्ट स्क्वायर एडजस्टमेंट से रिलेटेड है कि व्हाट इज लीस्ट स्क्वायर एडजस्टमेंट, क्या होता है? इसके 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला तो है कि मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रेसिडुअल्स। दूसरा है कि मेथड ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट फिटिंग लाइन टू अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स। तीसरा, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि लीस्ट स्क्वायर एडजस्टमेंट जो है ये मेथड होता है कि फॉर मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेसिडुअल। लीस्ट स्क्वायर एडजस्टमेंट के बारे में मैंने अच्छे से समझा रखा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले लेक्चर में, तो आप वहां से इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो लीस्ट स्क्वायर एडजस्टमेंट की जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि इट इज अ मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स। और इसकी हेल्प से जो आप एक डेटा सेट पॉइंट्स है आपके, उसमें बेस्ट फिट लाइन कौन सी जा रही है, उसकी हेल्प से आप ये भी पता कर सकते हैं। और इट इज ऑल्सो मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव होगा। उसके बाद यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्क्वायर ऑफ द रेसिडुअल्स क्या होता है? रेसिडुअल्स, तो अगला जो है हमारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, व्हाट इज रेसिडुअल। तो इसके भी 4 ऑप्शन है यहाँ पे कि द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ अ मेजरमेंट। एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक प्रेडिक्टेड वैल्यू है, दोनों के बीच का डिफरेंस रेसिडुअल कहलाता है। दूसरा कि द अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। तीसरा बोथ ए एंड बी। चौथा नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर जो है ए, रेसिडुअल क्या होता है? ये डिफरेंस होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच का। प्रेडिक्टेड वैल्यू जो है ये कैलकुलेट की जाती है यूजिंग अ मॉडल ऑफ द डेटा सच एज लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ऐसे इनका यूज करके प्रेडिक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं हम लोग, और एक तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू रहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। के बीच के लीनियर रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को कौन मेजर करता है? तो इसके 5 ऑप्शन है यहाँ पे, कोरिलेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट, आर स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, एफ स्टैटिस्टिक्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है यही मेजर करता है किसी लीनियर रिलेशनशिप की डायरेक्शन और उसके बेसिस पे उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है -1 to +1 के बीच में रेंज करता है, जिसमें से 1 जो है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन शो करता है और -1 जो है वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन शो करता है, और 0 जो है ये कोई भी कोरिलेशन शो नहीं करता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट की हेल्प से किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ये पता कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ हाउ वेल द रिग्रेशन मॉडल फिट्स द डेटा।
रिग्रेशन मॉडल जो कितने अच्छे तरीके से डेटा को फिट कर पा रहा है अपने मॉडल में, इसके बारे में कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से कौन बताता है? तो कोरिलेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट, आर स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, एफ स्टैटिस्टिक्स, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आर स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स है। मतलब कि आर स्क्वायर की जो वैल्यू है ये बताती है हमें कि डेटा वैल्यूज जो मॉडल में कितने परफेक्टली फिट हो रही हैं। आर स्क्वायर को जो है कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिड्यूल्स को डिवाइड करके बाय द टोटल सम ऑफ स्क्वायर से। और आर स्क्वायर की वैल्यू रेंज करती है फ्रॉम 0 to 1 और जितनी हायर वैल्यू होगी उसकी उतना ज्यादा बेटर फिट जो है ये रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टडी फाइंड्स दैट द पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट between height and weight is 0.1. This means that हाइट और वेट के बीच का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है 0.8 है। इसका क्या मतलब है? तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट, तीसरा देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट और चौथा देयर इज अ वीक कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट। 0.8 का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, हाइट और वेट में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है अगर 0.8 है वैल्यू तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ पी वैल्यू? पी वैल्यू के बारे में भी मैंने अच्छे से बता रखा है अपने लेक्चर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले। तो पी वैल्यू की करेक्ट डेफिनेशन क्या है? इस चारों ऑप्शंस में से पहला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट और मोर एक्सट्रीम रिजल्ट्स and assuming the null hypothesis is true. दूसरा, the probability of rejecting the null hypothesis given that the null hypothesis is true. तीसरा, the probability of accepting the null hypothesis given that the null hypothesis is false. और चौथा, the probability of making a type 1 error. इसका correct answer जो option A है, the probability of obtaining the observed results or more extreme results assuming the null hypothesis is true. null hypothesis को true मानते हुए हम लोग देखते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट या फिर उससे ज्यादा मोर एक्सट्रीम रिजल्ट्स को, और साथ में अज्यूम करते हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है। ये जो पी वैल्यू जो एक मेजरमेंट होता है जो कि बताता है स्ट्रेंथ ऑफ द एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में एविडेंस को। पी वैल्यू जो है अगर इसकी वैल्यू स्मॉल हो तो ये इंडिकेट करती है कि ऑब्जर्व्ड रिजल्ट जो है वो बाई चांस अकर होने के चांस है और जिसकी वजह से जो है नल हाइपोथेसिस में रिजेक्शन आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पी वैल्यू ऑफ 0.05? जो है अगर पी वैल्यू है तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा? जिसके चार ऑप्शंस हैं। पहला है कि देयर इज अ 95% प्रोबेबिलिटी दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। दूसरा, देयर इज अ 5% प्रोबेबिलिटी दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तीसरा, there is a 5% probability of rejecting the null hypothesis when the null hypothesis is true. तीसरा, there is a 95% probability of rejecting the null hypothesis when the null hypothesis is true. तो इसका करेक्ट आंसर सी है कि जब हम p की वैल्यू 0.05 इंटरप्रेट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि देयर इज अ 5% प्रोबेबिलिटी है कि यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू है। नल हाइपोथेसिस ट्रू है और फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो, इसके 5% चांसेस हैं अगर आप p की वैल्यू 0.05 इंटरप्रेट करते हो तो p की वैल्यू अगर 0.05 है इसका ये मतलब नहीं है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू ही है और आप उसको रिजेक्ट करो। इसका ये मतलब है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है प्रूव करने के लिए कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं है, उसको किस बेसिस पर रिजेक्ट किया जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट जो है इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स के बीच के डिफरेंस, दूसरा द रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगरिकल वेरिएबल्स, तीसरा द नॉर्मेलिटी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन को पता करने के लिए और चौथा है द होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस को पता करने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दो कैटेगरिकल वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को पता करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। ये एक तरह का नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन टू अ थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द काई स्क्वायर टेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कैसे कैलकुलेट की जाती है काई स्क्वायर के लिए? तो पहला है कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द नंबर ऑफ रोज इन द कॉन्टिजेंसी टेबल, दूसरा सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द कॉन्टिजेंसी टेबल, तीसरा मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ रोज इन द कॉन्टिजेंसी टेबल बाय द नंबर ऑफ columns in the contingency table, और चौथा subtracting 1 from the number of rows in the contingency table
माइनस द नंबर ऑफ कॉलम इन द कॉन्टिजेंसी टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द नंबर ऑफ रोज इन द कॉन्टिजेंसी टेबल माइनस नंबर ऑफ कॉलम इन द कॉन्टिजेंसी टेबल। डिग्री ऑफ फ्रीडम की चीज है, इसकी भी मैंने प्रॉपर फॉर्मूला क्या है वो बता रखा है। तो वहां से जब फॉर्मूला देखेंगे आप तभी इन ऑप्शंस को रिलेट कर पाएंगे। काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में आपको जो है लेक्चर जाके देखना होगा, मैराथन सीरीज वाला, उसमें मैंने बता रखा है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतने ही एमसीक्यूज हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें मैंने बेसिक एमसीक्यूज कवर किए हैं, जैसे कि उस प्रॉपर टर्मिनोलॉजी, उसका डेफिनेशन क्या है, वैसे एमसीक्यूज को मैंने इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए टॉपिक से रिलेटेड। तो आई होप कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप सब मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आप सबका इस लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।